हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू शाखा। ये है बिहार दोराला प्रैक्टिस सेट 9। अगर आपने इससे पहले के सेट्स नहीं देखे हैं तो एक बार वो भी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। सबसे पहले सवाल है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 से। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों के द्वारा जो है ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं इनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देना, ताकि जो भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कमज़ोर पड़ जाए। और इसके तहत इन लोगों ने जो है महात्मा गांधी, उसके अलावा जो सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन सब लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार करके जो है पुणे के आगाह खान पैलेस में या फिर महल में जो है रखा गया। तो ये चीज़ है, इसी महल में रहते हुए 1944 में जो है कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी हो गई। तो आगाह खान पैलेस में जो है इनको रखा गया था। इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई थी। इलाहाबाद की संधि की बात करें तो ये हुआ कब, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ जो मुग़ल आर्मी थे जिनको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। तो एक तरफ अंग्रेज़ सब है जिसको लीड किया जा रहा है हेक्टर मुनरो के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के शासक थे मीर कासिम, अवध के शासक थे शुजा-उद-दौला और साथ ही साथ मुग़ल शासक थे शाह आलम द्वितीय। तो इसमें जो है बंगाल के शासक मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, ये लोग जो है बक्सर के युद्ध में हार जाते हैं। और इसके बाद 16 अगस्त 1765 को जो है इलाहाबाद की संधि की जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच में, जिसके तहत बोला गया कि जो शाह आलम द्वितीय हैं ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो दीवानी अधिकार है ना वो अंग्रेज़ों को दे देंगे। सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने भारत का भ्रमण किया। फाहियान, हुएनसांग, मेगास्थनीज, अल्बेरोनी। इन सब में कंपेयर करें तो सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज लगभग जो है 302 से लेकर 298 ईसा पूर्व में ये आए थे भारत। मेगास्थनीज यूनानी शासक जो सेल्यूकस निकेटर था इसके राजदूत थे। तो राजदूत के रूप में जो ये भारत आए थे, इन्होंने जो है भारत में घूमा और इसके बाद जो है इसकी जानकारी इन्होंने एक किताब में लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। फाहियान की बात करें तो फाहियान जो है 399 ईस्वी में जो है ये भारत आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। वहीं हुएनसांग की बात करें तो ये लगभग जो है 630 ईस्वी में आए थे हर्षवर्धन के समय। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब की थी, कहाँ की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत जो है सिंगापुर से किया था 21 अक्टूबर 1943 को। सबसे पहले बात करेंगे इसके इतिहास में तो 1942 में जो है रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की गई थी। रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की गई थी। आगे जाके इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का जो है जिम्मेदारी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज करके जो है इसको शुरुआत किया। इसमें शामिल कौन लोग थे, तो इसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल थे जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो कैद किए गए सैनिक थे ना उनको मिला के एक ग्रुप बनाया गया था। और इसी की मदद से जो है सुभाष चंद्र बोस चाहते थे भारत पे हमला किया जाए और यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाया जाए। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों में सबसे प्रमुख संत कौन थे जिन्होंने कबीर को प्रभावित किया था। तो भक्ति आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जो है दक्षिण भारत में हुई थी, फिर वहाँ से जो है उत्तर भारत में भी ये प्रचलित हुआ। उत्तर भारत में प्रचलित करने में रामानंद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्हीं के कवि, इन्हीं के जो शिष्य बने वो थे कबीर। तो कबीर कहीं ना कहीं रामानंद से प्रभावित थे। रामानंद की बात करें तो ये वैष्णव संत थे। वैष्णव संत जो ज़्यादातर जो है विष्णु के उपासक होते हैं, तो ये वैष्णव संत थे। ये इनका जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने पकड़वाया था। तो 1857 की क्रांति की बात करें तो अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्जा हो गया। उसके बाद जो है कैप्टन विलियम हडसन
कैप्टन विलियम हडसन ये पहुंचते हैं 100 सैनिकों के साथ इनको गिरफ्तार करने के लिए, शाह जफ़र को गिरफ्तार करने के लिए। जब ये मेनली उस समय जो है ना, जो बहादुर शाह जफ़र थे ये छुपे हुए थे हुमायूं के मकबरे के पास। तो जब वहाँ पहुँचे तो हडसन ने क्या किया, 2 मौलवियों को भेजा कि आप जाइए समझा कर जो है बहादुर शाह जफ़र को लाइए, जिसमें से एक का नाम था मौलवी रजब अली और दूसरे थे मिर्ज़ा इलाही बख्श। तो रजब अली और मिर्ज़ा इलाही बख्श को जो भेजा गया कि आप समझाकर उन्हें सरेंडर के लिए मनाइए, और हुआ भी ऐसा ही, ये लोग मनाने में कामयाब रहे हैं। इस बात की जानकारी हमें मिलती है एक किताब से जिसका नाम था द सीज ऑफ दिल्ली। सीज ऑफ दिल्ली की बात करें, ये किताब लिखा किसके द्वारा गया, अमरपाल सिंह के द्वारा। तो ये चीज़ किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन या द्वैध शासन, डायरकी जिसको बोलते हैं, उसकी शुरुआत की गई। तो भारत में जो द्वैध शासन है, डायरकी है, इसकी शुरुआत हुआ 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम की बात करें तो इसको कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है 1919 के अधिनियम के तहत। ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे ना, इसमें सरकार को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। सरकार को 2 भाग में बांटा गया, एक था हस्तांतरित जिसको ट्रांसफर्ड कहते हैं, और एक था आरक्षित जिसको रिजर्व। तो जो भी सब्जेक्ट है उसको 2 भाग में बांट दिया गया, एक हस्तांतरित ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक जो है रिजर्व्ड या आरक्षित सब्जेक्ट बोला गया। जैसे हस्तांतरित में क्या होता था, हस्तांतरित में ये था कि जो भी भारतीय मंत्री हैं उनके द्वारा जो है प्रशासन किया जाएगा, उनके द्वारा उन विषयों पे नियम कानून जो है बनाए जाएंगे, तो इसको हस्तांतरित या ट्रांसफर सब्जेक्ट कहते थे। और आरक्षित क्या हो गया, जो अंग्रेज है ना वो लोग उन विषयों पे कानून बनाएंगे, तो उसको आरक्षित कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसमें बोला गया कि अब जो है सिर्फ स्वराज नहीं बल्कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी अधिवेशन के दौरान जो इन लोगों ने तय किया कि आने वाले 26 जनवरी 1930, अधिवेशन हुआ 1929 लगभग दिसंबर में, तय हो रहा है कि 26 जनवरी 1930 को जो है हम लोग मनाएंगे स्वराज दिवस। और इससे देखो क्या, इसी दिन को याद रखने के लिए आगे जाकर जो है 1950 में इसी दिन को भारत का संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 में। किस अंग्रेज अधिकारी ने सबसे पहले 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय युद्ध कहा है। 1857 की क्रांति की बात करें तो अलग अलग लोगों ने जो है इसको अलग अलग नाम दिया है। जैसे कि वीडी सरवरकर की बात करें तो इन्होंने कहा था ये स्वतंत्रता का पहला युद्ध है। कुछ लोगों के लिए सैनिक विद्रोह रहा, तो अलग अलग लोगों ने अपने अनुसार इसको नाम दिया है। सबसे पहले अंग्रेज जिन्होंने इसको राष्ट्रीय युद्ध कहा वो थे बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन डिज़रायली के अनुसार जो है ये राष्ट्रीय युद्ध रहा। उसके अलावा बात करें, अंग्रेज़ों ने 1857 के युद्ध में शुरू में तो ये कमज़ोर पड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जो है हर एक जगह पे अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। जैसे दिल्ली पर जो है जॉन निकोलसन ने जो है अपना कब्ज़ा कर लिया। इसी तरीके से बात करें जो ये थे हेनरी लॉरेंस, इन्होंने जो है लखनऊ पे अपना कब्ज़ा कर लिया। हैवलॉक जो है ये भी लड़ रहे हैं। तो हर एक अंग्रेज़ व्यक्ति जो है अलग अलग जगह पे अपना कब्जा किया जा रहा है, और लगभग 1858 तक पूरा जो युद्ध शांत होता हुआ दिखाई देगा। एक एक करके जो भी भारतीय साम्राज्य थे वो धीरे धीरे इसमें हारते जाते हैं। 1857 के युद्ध में ही जो है बिहार की तरफ से जो है वीर कुंवर सिंह लड़े। तल्लीकोट्टा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तल्लीकोट्टा के युद्ध की बात करें तो ये हुआ 26 जनवरी 1565 में। इस युद्ध में लड़ा कौन कौन, तो इस युद्ध में लड़ा गया विजयनगर साम्राज्य और साथ ही साथ दक्कन सल्तनत के बीच में। दक्कन सल्तनत में जो है उस समय चार जो है ग्रुप थे, एक बीजापुर, बिदार, अहमदनगर और गोलकोंडा। इन चारों ने मिलकर जो है ये विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया। तो ये चीज़ें, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो ये जो है ना दक्कन में कहीं धीरे धीरे अपना शक्ति खोते जा रहा था। शुरुआत में हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है इस सल्तनत विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत की गई थी लगभग 1336 ईस्वी में।
बौद्ध मठ की परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो बौद्ध मठ की परंपरा के अनुसार स्तूपों को जो है 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन सी श्रेणी है? एक होता है अवशेष स्तूप, दूसरा होता है स्मारक स्तूप, तीसरा होता है प्रतीकात्मक स्तूप, चौथा है वस्तु स्तूप और साथ ही साथ जो है मन्नत स्तूप। तो ये 5 स्तूपों में जो है विभाजित किया गया बौद्ध मठों को। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किसके बीच में लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक थे जयचंद, इनके बीच में जो है लड़ा गया। इसमें जयचंद हार जाते हैं और उनको मार दिया गया। अगर बात करें मोहम्मद गौरी के बारे में, तो इसने जो है दिल्ली पर लगभग जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने से पहले 17 बार हमला किया, जिसमें से मुख्य जो है 1191 में तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें पहले तराइन का युद्ध हुआ। और इस पहले तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी हार गया पृथ्वीराज चौहान से, हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने जो है इसको जिंदा छोड़ दिया। फिर 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसके बाद अजमेर पे कब्जा किया और धीरे धीरे जो है दिल्ली पे भी अपना शासक जमा लिया। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह को किस शहर में शुरू किया गया? रॉयल नेवी म्यूटनी। ये जो शुरुआत है ये किया गया बम्बई में। क्यों किया गया था? बम्बई में एक नौसैनिक अड्डा है जो कि है HMIS तलवार। तो ये जो है HMIS तलवार, इस नौसैनिक अड्डे पर जो है ना भारतीय सैनिकों को खराब भोजन मिल रहा था, उनके रहने की स्थिति सही नहीं थी, तो उसके लिए जो है इन लोगों ने हड़ताल शुरू किया गया था। इसी को कहा गया नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? वैदिक कालीन सभा, अच्छा उस समय सभा समिति ये सब हुआ करती थी, ठीक है। तो सभा का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे था? समान लोगों की संस्था मंत्री परिषद के रूप में, गांव में व्यावसायिक लोगों की संस्था, कुलीन या वृद्ध में। तो सभा में बात करें तो सभा में ज़्यादातर जो है कुलीन या वृद्ध मनुष्य की ये संस्था थी। तो सभा एक ऐसी संस्था जिसमें जनजाति के जो सदस्य थे वो भाग लेते थे और इसमें प्रशासनिक, न्यायिक, इन सब मामलों पे जो है चर्चा किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ बात करें समिति, तो समिति एक ऐसी सभा थी जिसमें राजा के जो चुनाव और राजनीतिक कार्यों से संबंधित जो भी बातें होती थी ना वो सब होता था, और समिति में जो ज़्यादातर पुरुष लोग भाग लेते थे। लेकिन वहीं सभा में बात करें तो सभा में स्त्रियां भी, इनको भी अलाउ था कि भी जो है भाग ले सकती हैं। अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों भी कहा गया है। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों का जो है उपनाम दिया गया है। मुगल काल में बंदरगाह के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो मुगल काल में बात करें तो जो भी बंदरगाह वगैरह होते थे इसका देखभाल करता था मुसद्दी। तो मुसद्दी जो था ये बंदरगाहों की देखभाल करता था। उसके अलावा बात करें वाक्या नावी, तो वाक्या नावी क्या करता था? तो इसका काम था समाचार लिखना, घटनाओं को रिकॉर्ड करना, जो भी शाही दरबार में चीज़ों का सूचना, प्रशासन, ये सब जो है वाक्या नावी करता था। उसके अलावा अगर मीरे बर की बात करें तो मीरे बर क्या करता था? ये वन विभाग का जो है अध्यक्ष हुआ करता था मीरे बर। और मीर बहार की बात करें तो मीर बहार जो है ये शाही नौसेना और जल मार्गों की देखभाल करता था। तो बंदरगाहों का प्रशासन मुसद्दी करता था। निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर सानी की उपाधि जो है ये दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि दी थी। सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर, तो ये जो है अपने आप को दूसरा सिकंदर मानते थे और इसलिए जो इन्होंने ये उपाधि दी थी। खिलजी की बात करें तो खिलजी जो ना दिल्ली सल्तनत जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश के ये दूसरे शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी। पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाखुपिला लोक नृत्य की बात करें तो इसका संबंध जो है मिजोरम से है। पाखुपेला, चिराव, खानाटम, ये सब जो लोक नृत्य हैं, ये सब लोक नृत्य जो है मिज़ोरम से ही हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जैसे कि जात जातेन, उसके अलावा जो पनवरिया, सामा चकवा, विदेशिया,
जात्रा, ये सब बिहार से जुड़ा हुआ है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया और क्यों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो ये लागू किया गया था 1878 में। तो 1878 में जो है लॉर्ड लिटन ने ये लागू किया था और इसका मुख्य काम क्या था? प्रेस पर नियंत्रण रखना। जो भी आप छापोगे पहले अंग्रेज सरकार से दिखा के तब उसके बाद जो है छापोगे। तो मेनली कहीं ना कहीं जो अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनकी स्वतंत्रता को सीमित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। हालांकि आगे जाके जो है इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है हटा दिया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एक और एक्ट के नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं गैगिंग एक्ट। तो इसी को जो है गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। अशोक के किस शिलालेख में संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता की बात का अनुरोध किया गया है? तो अगर हम बात करें अशोक के बारे में तो अशोक के 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेखों में से जो है 12वां शिलालेख में जो विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच में जो है सहिष्णुता की बात किया गया है। तो 12वें शिलालेख में सहिष्णुता की जो है जिक्र किया गया है। वहीं 13वीं बात करें तो शिलालेख 13 में जो है कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया गया है अशोक के द्वारा। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित हैं? तो मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न ये सब जो है अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। अगर हम वेदों की बात करें तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद ये सब पुराने वेद थे। अथर्ववेद जो है सबसे लेट लिखा गया और मुख्य रूप से ये माना जाता है कि इसका जो लिखा गया है ये उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में लिखा गया है। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नियुक्ति किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका नियुक्ति रखा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इंदिरा गांधी ने ही इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी 1983 में। ठीक है, ये चीज़ है। और इसी के तहत जो है DRDO को बोला गया कि जो भी मिसाइल वगैरह जो भी बनाना है वो बनाना शुरू कीजिए। और किसके नेतृत्व में ये किया गया था? तो ये जो गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका नेतृत्व किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, जो आगे जाके हमारे जो है राष्ट्रपति बने। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? अगर हम बात करें खनन 100% है, कृषि 100% है, संचार में भी है, पेंशन में जो है सिर्फ 49% है। मतलब यहाँ पे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मतलब क्या होगा कि अंग्रेज़ जो है ना इन क्षेत्रों में पूरा का पूरा पैसा लगा सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पेंशन के मामले में जो है सिर्फ 49% पैसों के साथ ही वो किसी भी चीज़ को शुरुआत करेंगे, बाकी जो 51% रहेगा वो भारत सरकार का रहेगा। तो मतलब यहाँ पे शेयरिंग, पेंशन में जो पूरा अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं दिया जाएगा। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो 76वें गणतंत्र दिवस में जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। तो ये जो प्रबोवो सुबियांतो हैं ये जो है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो है आयोजित होने वाले 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। अगर हम बात करें 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो थीम था स्वर्णिम भारत, विकास और विरासत। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो राजकोषीय घाटे की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद के तहत सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% तक जो है राजकोषीय घाटे को रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये चीज़ है। हालांकि पहले ये निर्धारित था 4.5, लेकिन जो बाद में बदलकर 4.4 कर दिया गया राजकोषीय घाटे को। नवीनतम बजट में कौन सी योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? तो जो बजट आया इसके तहत जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो है फेम फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हील्स फेज़ 3। तो ये जो फेम 3 की शुरुआत की गई। फेम की बात करें तो फेम योजना जो है 2019 से ही चलते आ रहा है। तो उसके तहत जो है जो भी चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देने की बात किया जा रहा है।
उसके अलावा जो है इस साल सरकार ने एक और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो योजना शुरुआत किया, जो कि है PM ई ड्राइव। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हील एनहांसमेंट। तो ये जो योजना है शुरुआत किया गया है और इसके लिए लगभग जो है 10,900 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। समय है इसका 2 साल। PM ई ड्राइव जो है 2 साल तक चलाया जाएगा। ई ड्राइव। हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है? तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है ये माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। माधव टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह है कहाँ? ये है मध्य प्रदेश में। तो इसको जो है 58वां माधव टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। तो 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और उसी के तहत जो है बाघों को बचाने का कार्यक्रम भी जो है शुरू किया गया था। तो ये चीज़ है। अभी भारत में कुल 98 जो है टाइगर रिजर्व है, जिसमें से पहला टाइगर रिजर्व कौन था? तो पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो लगभग जो है 1973 में ही स्थापित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो शिक्षा का अधिकार तो पहले से ही घोषित था, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। अभी जो थोड़ा हाल फिलहाल में जोड़ने की बात आई है तो यह है विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो विकलांगों के लिए एक अधिनियम था 2016 का अधिनियम, उसमें बदलाव करके जो बोला गया कि ये भी जो है अब मौलिक अधिकार है। तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान है? तो नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट की बात करें तो भारत का जो है 4था स्थान है। नाइट फ्रैंक करता क्या है? तो ये जो है ना वैश्विक धन वितरण का विश्लेषण करता है, जो भी पैसे वगैरह बांटे जा रहे हैं उसका विश्लेषण करता है। अगर हम बात करें कि कितने लोग यहाँ पर जो है ज़्यादा धनी हैं, तो अगर धन के मामले में बात करें तो सबसे आगे जो यहाँ पे बिलीनियर्स की संख्या, तो 12 बिलीनियर्स है अमेरिका में, उसके बाद है चीन में, और तीसरे स्थान पे जो है भारत आता है जिसके पास जो है बिलीनियर्स हैं। तो ये चाहिए, तो बिलीनियर्स की संख्या के आधार बात करें तो तीसरे ही स्थान पे हैं, लेकिन वहीं वैश्विक धन केंद्रों के मामले में बात करें तो हम लोग जो है 4थे स्थान पर हैं। और इससे पहले कौन कौन है? तो अमेरिका, चीन, जापान और फिर जो है भारत। भारत में जो है ना अरबपतियों की जो संख्या है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ 2024 में बात करें तो भारत में 191 अरबपति थे, तो वहीं पिछले साल जो है पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो लगभग 12% जो है अधिक अरबपति हमें देखने को मिल रहे हैं। किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की योजना चल रही है गुजरात के जामनगर में। और इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो इसकी घोषणा किया गया है मुकेश अंबानी के द्वारा। 8वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्षा आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आई है? तो अगर वन आवरण की बात करें तो इसमें लगभग 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आई है। वहीं वृक्षा आवरण की बात करें तो इसमें जो है 1289 किलोमीटर का जो है वृद्धि देखा गया। दोनों को जोड़ा जाए तो 9×6=15। उसके अलावा जो है 8, 5, 13, 14, लगभग जो है 1445 किलोमीटर की जो है वृद्धि हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 8वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार तो भारत में लगभग जो है कितना प्रतिशत क्षेत्र वन और वृक्षों से ढका हुआ है? तो ये है 25.17% क्षेत्र जो है वन और वृक्षों से ढका हुआ है, जिसमें सिर्फ वन की बात किया है तो वन लगभग जो है 21.76% है। 2025 में साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 का जो साहित्य पुरस्कार है ज्ञानपीठ में साहित्य के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो है विनोद कुमार शुक्ला को।
विनोद कुमार शुक्ला की बात करें तो ये जो है साहित्य योगदान और साथ ही साथ जो है अपनी अनोख्य लेखन शैली की वजह से जो है ये ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अल्फेंसो आम जिसे जीआई टैग मिला है मुख्य रूप से किस राज्य का है? अल्फेंसो आम की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र में उगाया जाता है। महाराष्ट्र का जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, थाने इन सब क्षेत्रों में जो ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसको जीआई टैग मिला 2018 में, इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? होपेक्स की बात करें तो होपेक्स सैन्य अभ्यास जो है भारत और मिस्र के बीच में जो है हुआ है। ये एक भारतीय वायु सैनिक अभ्यास है और ये जो है ना इसका चौथा संस्करण हुआ था 21 से लेके 26 जून 2024 को। कहाँ पर हुआ था ये मिस्र में ही हुआ था। तो मिस्र में आयोजित किया गया था। तो होपेक्स भारत और मिस्र के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 15 है, जिसमें से कोरम कितना होना चाहिए? कोरम होना चाहिए 9। ठीक है, तो कोरम 9 होता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1945 में स्थापना हुई। हालांकि कार्य करना इसने शुरू किया 1946 में। 45 में स्थापना, 46 में जो है अप्रैल 1946 से जो है इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। भाषाओं की बात करें तो मुख्य रूप से 2 भाषाएं चलती हैं, एक अंग्रेजी और दूसरा जो है फ्रेंच भाषा। 2024 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस संगठन को दिया गया था? 2024 में शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो हैं निहोन हिंडायो। तो निहोन हिंडायो को जो है इस संगठन को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये काम क्या कर रहा था? तो ये संगठन जो है ना हिरोशिमा और नागासाकी पे जो परमाणु बम के विस्फोट हुए थे तो उनमें जो बचे हुए लोगों के ऊपर जो है ये देख रहा था कि उनमें कैसे कैसे सुधार किया जाए, क्या किया जाए। तो उस सब का उन्मूलन जो है ये कर रहा था। मेनली इसका था कि जो परमाणु हथियार होते हैं ना, परमाणु हथियारों के द्वारा कितना विनाश हो रहा है, इन सब का उन्मूलन ये कर रहा था। खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम ये कर रहा है। वहीं अगर बात करें नारी अधिकार कार्यकर्ता जो ईरान, तो इसको मिला लगभग जो है 2023 में जो है राष्ट्रीय ये नोबेल पुरस्कार शांति के लिए। एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग के साथ हुआ था? तो इंडाल्को कंपनी की बात करें तो इसका जो स्थापना किया गया वो कनाडा की मदद से जो है किया गया। ये कंपनी करती क्या है? तो इस कंपनी का मुख्य काम है कि जो भी एल्युमिनियम वगैरह इन सब को बनाना। सबसे पहले जो एल्युमिनियम का कारखाना खोला गया वो था 1937 में। तो 1937 में एल्युमिनियम का कारखाना खोला गया और 1965 में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना भी हुई। तो इंडाल्को जो है इसका शुरुआत कनाडा की मदद से किया गया। ऐसे ही कुछ अन्य कंपनियों की बात करें जैसे कि बाल्को की शुरुआत जो है यूएसएसआर सोवियत संघ की मदद से किया गया। वहीं नाल्को की शुरुआत जो है फ्रांस की मदद से किया गया। हिंडाल्को भी एक कंपनी है। हिंडाल्को की शुरुआत जो है ये हुआ यूएसए की मदद से। तो ये सब जो है कुछ कंपनियों का नाम है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख जो है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को जो है किया गया है। और नियुक्तिकर्ता कौन है? तो ये जो नियुक्ति है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है किया जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत के किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो लोकसभा चुनाव 2024 में बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो है एक जनजाति है जिसका नाम है शम्पेन। तो शम्पेन ने जो है पहली बार जो है यहाँ पर वोट डाला है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में भी जो ना 56 गांव ऐसे थे जिन्होंने जो है पहली बार वोट किया है। तो शम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड पे जो है ये पाई जाती है। और अगर बात करें तो इस जनजाति में लगभग जो है 7 सदस्य जो हैं इन्होंने पहली बार जो है वोट डाला हुआ है।
बॉम्बे योजना किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? बॉम्बे योजना की बात करें तो ये 1944 और 45 में जो है प्रस्तुत किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्र के आर्थिक विकास में राज्य के हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा जाएगा। तो ये चीज़ है। इस योजना को जो मुख्य रूप से 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। तो मेनली ये विकास कैसे होगा आज़ादी के बाद, इन सब चीज़ों को लेकर जो है इसमें विचार विमर्श रखा गया। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से किस में निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? अच्छा, आरबीआई के दिशा निर्देशों की बात करें तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसे किन चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो? तो इन चारों में से बात किया तो सरकार द्वारा जो स्वीकृत प्रतिभूतियाँ होती हैं, सरकार की जो स्वीकृत प्रतिभूतियाँ होती हैं, इसमें अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकारी कागजात या जो भी चीज़ें हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। वहाँ पे लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। बाकी सब में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है लेकिन इसमें जो है लॉस नहीं होगा। तो सरकार द्वारा जो भी स्वीकृत प्रतिभूतियाँ हैं ये सब जो है अच्छे मुनाफे वाली होती हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्यवाही कार्यबल किसकी पहल है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो इसका शुरुआत किया गया था 1989 में। 1989 में G7 सदस्य का बैठक के द्वारा। तो जब G7 सदस्य बैठक, ग्रुप ऑफ 7 सदस्यों की बैठक हुई तो इसके बाद जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होता है, पैसे का हेर फेर, आतंकवादियों को जो पैसे मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर निगरानी रखना, तो इसका मुख्य काम यही था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है पैसों की निगरानी रखती है कि कोई भी ऐसा तो पैसा नहीं है जो मेनली टेररिस्ट को फंड किया जा रहा है, ये सब चीज़ों पे। तो ये है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। पीली क्रांति किस फसल उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति की बात करें या फिर येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो येलो रेवोल्यूशन जो है तिलहन से संबंधित है। तिलहन मतलब वैसे बीज जिनसे तेल उत्पन्न होता है, जैसे कि मूंगफली, सरसों, तिल, इन सब संबंधित है। सूरजमुखी। तो पीली क्रांति जो तेल के बीजों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने गोल्डन चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है क्या? तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके तहत दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, इन 4 क्षेत्रों को जोड़ा जाना है रोड्स के द्वारा। तो इसी को कहते हैं गोल्डन चतुर्भुज परियोजना। इसकी शुरुआत जो है 2001 में हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के दौरान। और इसका मुख्य काम यही है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इसको जो है 4 से 6 लेन वाले जो राजमार्ग है ना, उनसे जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि इन चारों जो बड़े शहर, मेट्रो शहर हैं, इनको जल्दी से जल्दी लोग जो है चीज़ों का एक जगह दूसरे पहुंचा सकें, जा सकें। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय वानिकी नीति भारत में कब लागू की गई थी? राष्ट्रीय वानिकी नीति की बात करें, राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो सबसे पहली बार जो भारत में राष्ट्रीय वन नीति आया था वो था 1894 में, अंग्रेज़ों के समय ही। हालांकि बाद में 1952 और साथ ही साथ 1988 में जो है इसमें बदलाव किया गया है। तो यहाँ बात करें कब लागू किया, तो क्योंकि 1952 में पहला आएगा तो 1952 ही हमारा सही है। ध्यान रखिए 1988 में भी इसमें बदलाव किया गया है। तो सबसे पहला राष्ट्रीय वन नीति 1894 में आया और ये ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि वनों से जो राजस्व प्राप्त होता है उसको इकट्ठा करना। फिर दूसरा वन नीति 1952 में आया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वनों के जो वाणिज्यिक होते हैं, जो कॉमर्स होते हैं, इसको संतुलन बनाए रखना, इसमें जो व्यापार वगैरह होता है उसमें जो है संतुलन को बनाए रखना है इसका मुख्य उद्देश्य था। और 1952 के ही नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो बोला गया कि भारत में कम से कम जो है 33% क्षेत्रों पर वन होना चाहिए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते की बात करें तो एक बच्चों को बचाने का अभियान है जो शुरुआत किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। तो जो रेलवे पुलिस फोर्स है, प्रोटेक्शन फोर्स है, इसके द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है, ताकि जो भी बच्चे ट्रेन में खो जाते हैं इनको खोजने और उनको परिवारों तक मिलाने के लिए जो है ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते काम करता है।
हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में जो है संजना ठाकुर को जो है ये एक भारतीय लेखिका हैं और इनको जो है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका शीर्षक था ऐश्वर्या राय। तो इसके लिए जो है इन्होंने 2024 में जो है जीता है। देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा जो है वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बना है। कब? जून 2022 से जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो है जल विद्युत और सौर विद्युत से चलाया जा रहा है। सोलर एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो है पूरा चलाया जा रहा है। यहाँ पर कार्बन जो निकल रहा है उसकी मात्रा शून्य है। कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है जो लौह अयस्क के प्रसिद्ध है? कुद्रेमुख की बात करें तो ये जो है कर्नाटक में पाया जाता है। एक पर्वत श्रृंखला है और साथ ही साथ ये लौह अयस्क के लिए भी जो प्रसिद्ध है। इसी के अलावा जो है चिकमंगलूर जिले की बात करें तो कुद्रेमुख जो है ना ये चिकमंगलूर जिले में उपस्थित है और यहाँ पे जो है ज़्यादातर ये लोग अयस्क खनन का ही कार्य करते हैं यहाँ के लोग। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस प्रकार की मिट्टी में उच्च नमी प्रतिधारण क्षमता होती है। मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी ये ठीक है। जो ब्लैक मिट्टी होता है, ब्लैक सॉइल होता है, इसमें अच्छा खासा जो है सॉइल रिटेंशन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है। कपास, खट्टे फल और केले जैसे फसलें जो हैं इस मिट्टी पर अच्छी तरह बढ़ सकते हैं। हाँ, कपास, खट्टे फल बढ़ सकते हैं। गीली होने पर मिट्टी चिपचिपी होती है और सूखने पर चौड़ी दरारें विकसित हो जाती है। गर्मी के दिनों में जो चौड़ी दरार देखने को मिलता है। फॉस्फोरिक सामग्री में समृद्ध होता है। नहीं, फॉस्फोरिक सामग्री जो है इसमें कम पाया जाता है। इसमें फॉस्फोरस जो है ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है, बाकी तीनों जो है सही है। निम्नलिखित हिमालयी चोटियों को उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, मकालू। तो सबसे ऊंचा तो इसमें हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। लगभग जो है 8,848 मीटर इसकी लंबाई है। उसके अलावा बात करें इसके बाद आता है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर है इसका ऊंचाई। उसके अलावा जो है मकालू तीसरे स्थान पे आता है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,485। उसके अलावा जो है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 7,817 है। तो पहले 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात करें तो ये कोल्लम से कोझिकोड को जो है जोड़ने का कार्य करता है। ये लगभग जो है 205 किलोमीटर तक जो है ये राजमार्ग जो है फैला हुआ है। तो ये पश्चिमी तट पे बना है। उसके अलावा बात करें प्रयागराज और हल्दिया, ये किस राज्य मार्ग पे देखने को मिलेगा? तो ये नेशनल वाटरवे 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर आपको देखने को मिलेगा और ये जो है सबसे बड़ा जलमार्ग है। लगभग 1620 किलोमीटर लंबा ये जलमार्ग है। वहीं अगर बात करें सादिया और धुबरी को लेकर तो ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर है और ये नेशनल वाटरवे 2 राष्ट्रीय जलमार्ग द्वितीय है। उसके अलावा जो है कांकीनाडा और पुडुचेरी की बात करें तो ये जो है नेशनल वाटरवे 4 है, चौथा है ये। 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में उच्चतम वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा देखी गई थी? तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षा में वृद्धि दर देखी गई है वो है बिहार। अगर हम 2001 की बात करें तो 2000 में जो साक्षरता दर था बिहार में वो था 48.08%। वहीं 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर रहा 61.82%। तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। अगर हम बात करें भारत में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किसका है तो ये है केरल। लगभग 94% साक्षरता दर है केरल का। निम्नलिखित पहाड़ी जातियों के पश्चिम से पूर्व अनुक्रम का सही क्रम। अच्छा, पश्चिम से पूर्व जो है कौन सही है, कौन पश्चिम से पूर्व में जाना है? तो सबसे इधर ओके, तो गैरो, काशी, जैंतिया और फिर नागा आ जाएगा। तो गैरो, काशी, जैंतिया और नागा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असम के पास देखोगे मेनली जो इधर गैरो, काशी, जैंतिया और इधर जो है नागा है। तो इस तरीके से
2024 में पहली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2024 में जो है समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा को स्वच्छ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर 5 और 6 जून को जो है 2024 5 और 6 जून को जो है सिंगापुर में बैठक किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि ऐसे ढांचे तैयार करना जिसे जलवायु प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इन सबको जो है बढ़ावा दिया जा सके। भारत भी शामिल हुआ था इसमें। सर एडविन मोंटेग्यू और वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये तो अभी ऊपर भी एक इसी से मिलता जुलता सवाल था। मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार, ये कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों की संख्या को 10 से 11 कर दिया? तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले जो संविधान में जोड़े गए थे 1976 में, ठीक है। तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ताकि उस समय इमरजेंसी चल रहा था, आपातकाल, और आपातकाल के दौरान जो है लोगों को बोला गया कि आपके पास ये मौलिक कर्तव्य हैं जो आपको पालन करने हैं। तो शुरुआत में जो है 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। उसके बाद जो है एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कब? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो क्या कहता है कि जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं वो 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। ये उनकी मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो 73वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये क्यों आया था? तो इसका मुख्य काम ये था कि जो पंचायत वगैरह होता है उससे जुड़ा हुआ चीज़ों के बारे में मतलब पंचायत को स्थापित करना। तो इसके तहत बात करें, ग्राम सभा बनाने की बात की गई, 3 स्तरीय प्रणाली की बात की गई, एक चुनाव आयोग होगा जो कि राज्य चुनाव आयोग जो कि चुनाव करवाएगा, लेकिन राज्य योजना आयोग का जिक्र जो है यहाँ पर नहीं किया गया है। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है ग्राम पंचायत को सेटअप करने की बात की जाती है। और ये कब हुआ था? तो ये संविधान संशोधन 1992 में आया, और इसके बाद जो है 1993 में जो है हर जगह पंचायत को सेटअप किया जाने लगा। इसी तरीके से 74वां संवैधानिक संशोधन जो था ये शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी को स्थापित करने के लिए आया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आरोपी को डबल बार और आत्मदोष से दोष सिद्ध के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है? तो भारत संविधान की बात करें तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि भारत में आपको कुछ भी बोलने के लिए, हालांकि उस पर लिमिट है, ऐसे थोड़ी आप किसी को कुछ बोल सकते हो, तो बोलने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, उसके अलावा जो कहीं पर भी जाने आने का, रहने का और कोई भी कार्य करने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में क्या कहता है कि अगर कोई दोषी जो है एक बार सज़ा किस चीज़ के लिए काट लिया है तो उसको दोबारा उस चीज़ के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है। या फिर जो भी कानून बनता है जिस दिन से, अगर मान लो आज कोई आपने गुनाह किया और कल को कोई नया कानून बन गया तो नया कानून आप पे लागू नहीं होगा, ठीक है, जो पुराना कानून था वहीं आप पे लागू किया जाएगा। या फिर आप कोई भी अगर केस करते हो तो उसमें जो है मेनली आप खुद जो है विटनेस नहीं बन सकते हो, कोई दूसरा रहेगा। तो ये बात अनुच्छेद 20 में कहा गया है। उसके अलावा जो है अनुच्छेद 21 की बात करें तो राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार जो इसमें रखा गया है। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण मिली कि कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो डिटेंशन जिसको बोलते हैं, तो 2 तरह का डिटेंशन होता है, एक जो है प्यूनिटिव और एक प्रिवेंटिव। तो अनुच्छेद 22 जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पे कार्य करता है। निम्नलिखित में से राज्य लोक सेवा आयोग के कौन से कार्य हैं? राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कराता है, ठीक है। कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मामलों पर परामर्श कार्य करता है, रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही जो कार्य हैं वो सही हैं। जो भी कार्मिक प्रबंधन होते हैं इनके मामलों को परामर्श करना, ये सब करना। अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग के बारे में तो भारत संविधान में 315 से लेके जो है 323 तक अनुच्छेद में जो है इसके पावर के बारे में, इसके संगठन के बारे में जो है बताया गया है।
जिसमें से अनुच्छेद 315 की बात करें तो क्या कहता है? कहता है कि संघ, राज्य, इन सब के लिए जो लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करता है ये, ठीक है। और लोक सेवा आयोग का जो जिक्र है वो भाग 14 में है। 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? तो अगर हम बात करें, भारत संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से आज के समय बात करें तो 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। बट शुरुआत से 22 भाषाएं नहीं थी। जो संविधान बना था उसमें शुरुआत में जो 14 भाषाएं रखी गई, फिर धीरे धीरे बदलाव करते करते जो आज के समय 22 भाषाएं इसमें हो गई हैं। तो 1992 में संविधान संशोधन आया, 71वां संशोधन। इसमें जो है मणिपुरी को जोड़ा गया था, तो ये हो जाएगा मणिपुरी। उसके बाद जो बात करें तो 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया। उसके अलावा बोडो, डोंगरी और संथाली, इसको जो है 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया, इसके तहत जो है इसको जोड़ा गया। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 तक रेलवे स्टेशनों में किस राज्य में और में सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या सबसे अधिक हो जाएगी? तो फरवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो भारतीय रेलवे स्टेशन में पर जो सौर ऊर्जा संयंत्र हैं, इसकी संख्या के मामले में राजस्थान जो है ये सबसे आगे है। राजस्थान में लगभग जो है 275 सोलर पावर प्लांट जो है लगाए जा चुके हैं, जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से तो अधिक हैं। तो राजस्थान। सैगोंग फॉल्ट किस देश में स्थित एक प्रमुख सक्रिय विवर्तनिक सीमा है? सैगोंग फॉल्ट या सैगोंग दर्रा जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये म्यांमार में स्थित है। ये भारतीय प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच जो है एक प्रमुख भूवैज्ञानिक दोष है। यहाँ पर जो ज़्यादातर भूकंपीय अवस्थाएं जो हमें देखने को मिलती है, बार भूकंप का आना ये सब जो है लगा रहता है। तो सैगोंग फॉल्ट जो है ये भूकंप के लिए जाना जाता है, और इसी की वजह से जो है 1906, 1991 इन सब सालों में जो है 2024 में जो है देखा गया है कि भूकंप का खतरा यहाँ पर ज़्यादा है। सैगोंग फॉल्ट किस देश में स्थित एक प्रमुख सक्रिय विवर्तनिक सीमा है? सैगोंग फॉल्ट या सैगोंग दर्रा की बात करें तो ये जो है म्यांमार में स्थित है, और इसकी वजह से जो है यहाँ पर हमेशा ही भूकंप आने का खतरा जो है लगा रहता है। सैगोंग फॉल्ट या दर्रा की बात करें तो ये भारतीय प्लेट और साथ ही साथ जो सुंदा प्लेट के बीच में बटा हुआ है। जैसे हमें पता है कि पूरी जो पृथ्वी है वो अलग अलग प्लेट्स में, मतलब अलग प्लेट्स में बटा हुआ है, तो यही प्लेट्स में कहीं कहीं जो दर्रा हैं या गैप है उसी को जो सैगोंग फॉल्ट इसी को जो है फॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पर म्यांमार में जो एक दर्रा है जिसको बोलते हैं सैगोंग फॉल्ट, और इसके चलते यहाँ पे जैसे 1906 में, 1991 में यहाँ पे अच्छी तीव्रता वाला जो है भूकंप आया था। किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जो है श्रीलंका के दौरे पर गए हुए थे, तो वहाँ पर जो है उनको जो है श्रीलंका का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण जो है सम्मानित किया गया। किसने दिया? तो वहाँ के राष्ट्रपति अनुरा कुमार। अनुरा कुमारा दिशानायक है, तो इन्होंने जो है ये पुरस्कार इनको दिया। तो श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक एक नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जयंती पर, अगर बात करें भीमराव अंबेडकर जयंती कब होती है तो 14 अप्रैल, तो 134वें जयंती पर जो है इन्होंने सागर जिले में जो है एक अभयारण्य घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश। हाल ही में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो वित्त मंत्रालय को जो है राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अरविंद श्रीवास्तव को। इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 18 अप्रैल 2025 को जो है ये पद इनको दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें 2025 में जो भारत का रैंक था 85वां। हालांकि
इस साल जो है वो नीचे जा चुका है। पिछले साल भारत का रैंक था 80वां स्थान पे था। तो जितना रैंक कम रहेगा ना उतना अच्छा स्थिति रहता है। जैसे में सबसे शीर्ष पे कौन है, तो इसमें सबसे शीर्ष पर है सिंगापुर। उसके अलावा जो बात करें जापान, तो इन सब ये सब देश जो है आगे हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत जो है 25वें 85वां स्थान 50वें स्थान पर जो है ये है। ये करता क्या है, इसका काम क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का। तो ये उन स्थलों की संख्या के आधार पर रैंक किया जाता है ना, जहाँ पर जो भी लोग इनके पास पासपोर्ट हैं वो बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि सिंगापुर के लोग जो है लगभग 195 देशों में बिना वीज़ा के जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पर्वत किस देश में स्थित है? तो ये जो पर्वत है ये यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंगकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस देश में स्थित है? तो अंगकोर वाट की बात करें तो ये कंबोडिया में जो है हिंदू बौद्ध मंदिर परिसर है। प्राचीन समय जब इसकी शुरुआत किया गया था तो मेनली जो है ये हिंदू मंदिर के रूप में बनवाया गया था, जिसमें विष्णु की उपासना की जाती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो इसे बौद्ध मंदिर में बदल दिया गया। तो अंगकोर वाट जो है ये कंबोडिया में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है करवाया गया था। निम्न में से कौन सा कथन मेसोस्फीयर के बारे में सही नहीं है? ये ओजोन परत से परे एक मध्यवर्ती परत है। तो इंटरमीडिएट लेयर बियॉन्ड ओजोन, ठीक है, तो बियॉन्ड ओजोन है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान कम हो जाती है। ये परत हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श है। ये पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर है। तो देखो ये जो परत होता है ना, इसमें हवाई जहाज़ उड़ाना जो है सही नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर वैसे भी तापमान कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाना ये ठीक नहीं होता। हवाई जहाज़ तो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाया जाता है और ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित होता है, जो हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से यूवी रे से जो है बचाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सहजीवी बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डैश में मौजूद होते हैं। तो ज़्यादातर जो ये सहजीवी बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन को निर्धारण करने के लिए जो है पाए जाते हैं फलीदार पौधों में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, जैसे कि मटर हो गया या जो दलहन वाले जो दाल वाले प्लांट्स होते हैं, इन सब में ये पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मटर। केंद्र सरकार ने कब तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पहले 2030 तक रखा था, लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि 2025 तक होते होते जो है ये हो जाएगा। तो अभी जो नया लक्ष्य है वो है 2025-26 तक जो है ये पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि बात करें मार्च 2024 में जो है पेट्रोलियम मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी थे, इन्होंने इथेनॉल 100 फ्यूल लॉन्च भी किया था। हालांकि ये जो इथेनॉल 100 फ्यूल है ना, इसको दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे चुनिंदा पेट्रोल पंप पर ही उपलब्ध करवाया गया था। सब जगह इसको उपलब्ध नहीं करवाया गया था। वर्तमान में कोयला क्षेत्र का योगदान भारत की कुल बिजली उत्पादन में कितना प्रतिशत है? तो अभी भी भारत में जो है ना कोयला के द्वारा जो है लगभग 74% बिजली जो है बनाया जाता है और इसी से जो पूरे देश में बिजली की जो ज़रूरत है उसकी आपूर्ति की जाती है। हालांकि अब धीरे धीरे जो है जो सौर ऊर्जा हो गया या फिर जो जल के द्वारा जो ऊर्जा बनाए इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो है जल विद्युतीकरण, ये सब जो है शुरुआत किया जा रहा है। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, वो कोयले से ही प्रोड्यूस किया जाता है। पौधों में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो भोजन को एक जगह से दूसरे पहुंचाने के लिए पौधों में फ्लोएम जिम्मेदार होता है। फ्लोएम जो होता है ये चीज़ों को, खासकर भोजन को एक जगह दूसरे पहुंचाता है। वहीं जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है, तो जो भी मिनरल्स या फिर पानी, इन सब को जो है एक जगह से दूसरे पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है और फ्लोएम भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्य पित्त नली अपनी सामग्री को पेट में छोड़ देती है। कॉमन बाइल डक्ट रिलीजेस इट्स कंटेंट इनटू द स्टमक। नहीं, स्टमक में नहीं, पेट में नहीं छोड़ता है, बल्कि ये जो है छोटी आंत जो ग्रहणी होती है ना वहाँ पे छोड़ा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अग्नाशय नली अपनी सामग्री को ग्रहणी में छोड़ देता है, तो ये सही है, ड्यूडेनम में छोड़ देता है।
तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। जो लीवर होता है ना, लीवर और अग्नाशय, ठीक है, पीत और अग्नाशय, पैनक्रियाज, ये सब जो है अपने जो भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे लीवर क्या बनाता है, बाइल जूस, तो बाइल जूस, और जो ये है पैनक्रियाज, ये तो बहुत सारे जूसेस बनाता है, जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये सब। तो इन सब को जो है ये जाके छोड़ देता है ग्रहणी में, छोटी आंत का जो पहला भाग है ड्यूडेनम, ग्रहणी, वहाँ पर जाके ये छोड़ देता है। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सब को मिला के कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित भौतिक राशि और उसके एसआई यूनिट को सही सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे जो है फिजिकल यूनिट्स और साथ ही साथ जो एसआई मात्रा को मिलाना है। पदार्थ का परिणाम मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, तो अमाउंट ऑफ मैटर का क्या हो जाएगा, मोल। ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर हो जाएगा केल्विन। द्रव्यमान, मास, तो मास का केजी, लंबाई का मीटर, तो 1 का क्यू, 2 का जो है 1 का आर, ना सॉरी 1 का आर, तो एक ही में, सी ऑप्शन। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में मिलता है तो बना लेता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, तो ये एसिडिक हो जाता है, तो ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकोचन के लिए आवश्यक होता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे में जो मांसपेशियाँ होती हैं, जब भी हम कहीं मूव करते हैं या जो भी चीज़ करते हैं, तो मांसपेशियाँ संकुचन करती हैं, फिर आराम करती हैं। तो संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है ये मांसपेशियों को संकुचन करने में आवश्यक भूमिका निभाता है। मेनली क्या है, मांसपेशियों में 2 तरह की प्रोटीन होती हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। तो दोनों के बीच में ये जो है बंधन बनाने का कार्य करता है, जिससे जो है मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। अच्छा, जो भी हमारे जीवन में जो भी गुण या पद्धति का जो अध्ययन होता है, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं जैविक जगत के बारे में, उसका इस्तेमाल किया जाता है मशीनी जगत में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है बायोनिक्स। बायोनिक्स जो है मुख्य सिद्धांत ये है ना कि प्रकृति में जो जटिल और कुशल समाधान मौजूद हैं, उस समाधान की मदद से, उस चीज़ की मदद से जो है इंजीनियरिंग में मतलब कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे इंजीनियरिंग में शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करना। तो एक तरीके से जो आम चीज़ों को उठाकर उसमें किस तरीके से इंजीनियरिंग फिट करना है, ये बायोनिक्स कहलाता है। बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसका क्या होता है, बायोमेट्रिक्स मतलब हो गया किसी भी व्यक्ति का पहचान उसके हाथों के द्वारा, जो हाथ का जो हमारा जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसके द्वारा, आँखों के लेंस के द्वारा, तो इन सब के द्वारा जो है पहचान करना। तो ये तकनीक जो है मेनली जहाँ पे फिंगरप्रिंट, चेहरा, इन सब का पहचान किया जाता है, तो बायोमेट्रिक कहलाता है। वहीं अगर बायोनॉमिक्स की बात करें तो ये एक तरह का इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, परिस्थितिकी, जिसमें किसी भी जीव और उसके पर्यावरण के बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। और बायोनॉमी में क्या होता है, तो इसमें जो है मेनली जीवों के गुणों के बारे में, उसके नाम के बारे में, उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में जो है पढ़ा जाता है बायोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समांतर तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। श्रेणी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज अलग, बात सही है। समांतर क्रम के समूहन में धारा को अलग अलग रखा जाता है, जबकि वोल्टेज समान रहता है, तो वोल्टेज सेम रहता है। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक साथ सब चीज़ों को जोड़ जाता है, तो इसमें करंट तो सेम जाता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। वहीं जब पैरेलल होता है तो इसमें करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव्य सोडियम ठंडक के लिए प्रयोग नहीं लाया जाता है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है। सोडियम नहीं, कैल्शियम सल्फेट होता है। यशत सम्मिश्रणों का प्रयोग दांत पूरक धातुओं के रूप में किया जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है, उसका यूज़ नहीं किया सकता। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, तो ये ठीक है। सोडियम में प्रयोग नहीं लाया जाता है। देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इसमें ठंडक पहुंचाने के लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन हर तरह के रिएक्टर में नहीं कर सकते हैं, कुछ तरह के रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सत्य भी नहीं है, गलत भी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं बोल सकते नहीं लाया जाता, तो ये हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे हमें बात करना क्या है कि सत्य कथा, तो ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, जबकि चौथा स्टेटमेंट पूरी तरीके से सत्य है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो सोडियम द्रव होता है वो ठंडक के लिए प्रयोग किया जाता है। सब तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं, लेकिन कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यहाँ बात करें अगर लोक लेखा समिति के बारे में, तो पहली बात तो ये 3 समितियाँ जो हैं, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति और प्राक्कलन समिति, ये तीनों जो है वित्तीय समितियाँ हैं। जिसमें से लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य जो है लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से आते हैं। सरकारी उपक्रमों की समिति की बात करें तो इसमें भी जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 जो है वो राज्यसभा से आते हैं। उसके अलावा बात करें प्राक्कलन समिति को लेकर, तो प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं। तो ये चीज़ है, और प्राक्कलन समिति का जो वर्ष होता है ये 1 वर्षों के लिए जो है कार्य करता है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा क्या, प्राक्कलन समिति। उसके अलावा जो है कार्य मंत्रणा समिति की बात करें तो इसमें भी जो है 26 से लगभग जो है 28 सदस्य जो है शामिल होते हैं। मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो मानव शरीर की बात करें तो इसमें जो भी हमारी मांसपेशियाँ, जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब के लिए जिम्मेदार है प्रोटीन। तो प्रोटीन की मदद से जो है हमारे अंदर जो भी टिश्यू, सेल, ये सब जो है बनते हैं, और प्रोटीन ही जो है हमारे गुणों को दर्शाता भी है। किसी वस्तु का क्या होता है जब उसका घनत्व द्रव्य के घनत्व के बराबर होता है? तो अगर जल की बात करें तो जल का घनत्व ज़्यादा है और किसी वस्तु का घनत्व कम है तो ये ऊपर की तरफ आके तैरता है। लेकिन अगर जल का घनत्व ज़्यादा है और जल का घनत्व कम है और वस्तु का घनत्व ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। लेकिन अगर दोनों का घनत्व बराबर है तो वो जल के स्तर से थोड़ा सा नीचे आके जो है तैरने लगता है। तो वो जहाँ पे रहेगा वहीं पे सस्पेंड हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, तो ये निलंबित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जब भी किसी वस्तु का घनत्व जो है द्रव्य के घनत्व के बराबर होगा तो उस केस में वो थोड़ा सा नीचे आके तैरने लग जाएगा। एडम ब्रिज हाल ही में समाचार में देखा गया किन दो जल निकायों को अलग करता है? एडम ब्रिज की बात करें तो ये जो है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य के बीच में जो है जल निकायों को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण भारत में, यहाँ पर जो थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है गैप रहता है, इसी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, और इसी के पास जो है नीचे पाक स्ट्रेट है, जिसके बाद जो है श्रीलंका है। तो ये जो है दोनों के दोनों जो है क्या करते हैं, इन्हीं के बीच में है एडम ब्रिज, जिसके बारे में भी पता लगाया गया है कि पहले जो है एडम ब्रिज रहा होगा, जिसके द्वारा जो है श्रीलंका तक का जो है रास्ता देखने को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय क्या है? शांति रक्षकों अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का विषय है भविष्य के लिए फिट और एक साथ बेहतर का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए जो है दिसंबर 2002 में ही प्रस्ताव पारित किया हुआ था। उसके बाद जो है 29 मई को जो है मनाया जाता है। तो ये चीज़, तो इस दिन जो थीम रखा गया था वो था भविष्य के लिए फिट, एक साथ बेहतर निर्माण करना। हर साल किस दिन वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल जो है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। काहे कि 2017 में 1 जुलाई को ही जीएसटी लॉन्च हुआ था, तो इसलिए जो है 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस संगठन ने हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट की बात करें तो ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक की बात करें तो इसमें जो है लगभग 189 देश जो है इसमें सदस्य हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। और ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव पूंजी सूचकांक, ये सब जो है ये जारी करता है। हाल ही में समाचार में देखी गई मानक मिसाइल 6 SM-6 जो कि होता है स्टैंडर्ड मिसाइल 6 को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको बनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, और ये जो मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल है।
जिसका मतलब आप ऊपर हवा में ही जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गतका भारत के किस राज्य में एक प्राचीन मार्शल आर्ट है? तो गतका की बात करें तो गतका जो है ये पंजाब का जो है एक मार्शल आर्ट है। पंजाब में ये जो है ज़्यादा इसका विकास हुआ है, इसका जन्म जो है वहीं पर हुआ है। विशेषकर जो शिवालिक पर्वतमाला है उनकी तलहट्टी में जो आनंदपुर साहिब है ना, वहाँ पर इसका विकास जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये सिख समुदायों से जुड़ा हुआ है और उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये गतका मार्शल आर्ट। कैसिटराइट इनमें से किस धातु का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कैसिटराइट की बात करें तो ये मुख्य रूप से जो है SnO2 होता है। ऐसे मतलब टिन, तो ये जो है टिन का जो एक महत्वपूर्ण सोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोहे के जंग लगने और श्वसन दोनों के बारे में सही है? तो जंग लगने रस्टिंग और साथ ही साथ श्वसन रेस्पिरेशन, तो दोनों के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्माक्षेपी। एक्सोथर्मिक होता है ऊष्माक्षेपी। तो दोनों एक्सोथर्मिक होता है या फिर दोनों जो है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है ऊष्माशोषी। दो, जबकि जंग एंडोथर्मिक है और श्वसन जो है एक्सोथर्मिक है। जबकि जंग लगना एंडोथर्मिक, तो दोनों के दोनों जो है ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक होते हैं। हीट रिलीज होता है दोनों में ही। जब हम लोग सांस लेते हैं, ये सांस क्या होगा? जो ऑक्सीजन गया वो भोजन को तोड़ता है, भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाता है, तो दोनों में हीट रिलीज होता है। रस्टिंग में भी सेम ही होता है, यहाँ पर भी जो है हीट रिलीज होता है। तो ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक दोनों में ही हीट रिलीज होगा। निम्नलिखित तत्वों में से किस में आवर्त सारणी में निम्नतम तथा उच्चतम क्वथनांक है? बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बात करें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है हीलियम का और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें टंगस्टन का देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर है हीलियम का सबसे कम और टंगस्टन का जो है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सिरका की संरचना होती है? विनेगर। तो विनेगर क्या होता है? तो विनेगर होता है 5 से 8% एसिटिक एसिड को जब जल में मिलाते हैं तो ये विनेगर कहलाता है, जिसका इस्तेमाल जो है भोजन वगैरह खासकर चाउमीन वगैरह इन सब बनाने में जो है किया जाता है। व्हीलर द्वीप जिसका उपयोग भारत द्वारा अपने मिसाइल प्रशिक्षणों के लिए किया जाता है वो किस राज्य में स्थित है? व्हीलर द्वीप की बात करें या फिर APJ अब्दुल कलाम द्वीप की बात करें तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर जो मिसाइल परीक्षण वगैरह जो है किए जाते हैं। एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो मान लो सामान खरीदा होगा 100 रुपये में और इसका जो है दाम कितना उसने सेट कर लिया? 20% आधा। तो 100 का 20% 20 रुपया, तो मतलब 20 रुपया ज़्यादा, 120 रुपया उसने जो है तय कर लिया कि उतना उसका मार्क्ड प्राइस हो गया। तो अंकित कीमत हो गई 120। वह ग्राहकों को बिल पर बट्टा देने के बाद 8% लाभ पाता है। अब देखो जो 8% लाभ होगा ये लाभ किस पे पाया जाता है? क्रय मूल्य पर या फिर जो हमने अंकित किया उस पर? तो जो भी लाभ होता है ये क्रय मूल्य पर आता है, CP पर आता है। तो CP पर अगर 8% का लाभ हो रहा है मतलब कितने में बेचा होगा? तो 100 पे 8, 108 रुपये में बेचा होगा। तो उसने अंकित किया था, उसे मार्क था 120, लेकिन सामान को बेच रहा है 108 में। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? 12 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। कितने पर? 120 पे डिस्काउंट तो MP पे ना मिलेगा, तो 120 पे गुणा 100 तो गया 12 कम 12 10%। तो हो जाएगा D ऑप्शन, 10% का जो है उसने डिस्काउंट दिया है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में, तो ट्रेन खुद 300 मीटर लंबा है और 240 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको लांग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 + 240 540 मीटर। इसको वो 27 सेकंड में पार करता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड। तो स्पीड हो जाएगा 540/27, 27 दूनी 54, 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 20 मीटर को बदल दो। तो 20 मीटर को बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, 5 चौका तो 18, 36, 72। तो ऑप्शन नंबर D। तो उसको लग जाएगा वो चल रहा है कितना, उसका स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर 2 वर्षों में 880 रुपया हो जाता है, तो इसी राशि को उसी चक्रवृद्धि ब्याज में उतने ही समय में लगाए तो कितना मिश्र धन अमाउंट होगा। अच्छा, तो निश्चित 5% रेट है, समय 2 वर्ष है और 880 हो गया। मतलब तो हमें पता है ऐसा ही होता है, जो मूल ब्याज होता है, मूलधन होता है, ये कैसे निकालते हैं? तो साधारण ब्याज निकालने का तरीका होता है PRT/100। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? ये हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो भी हमारा अमाउंट रहेगा उसमें से प्रिंसिपल घटा देंगे, तो PRT/100। अमाउंट हमको दिया हुआ है 880, 880 में से P घटा दो तो P रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 2 वर्ष बटे 100, 5 दूनी 10, एगो शून्य काट लिखा जाएगा। तो इधर आया तो ये हो जाएगा 8800 माइनस 10P इज इक्वल टू P। तो P उधर आया तो 8800 इज इक्वल टू 11P, तो P हो जाएगा 11800। तो मतलब उसका जो प्रिंसिपल है वो 800 है। अब इसी को क्या कर रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है उतने ही दर से 2 साल के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट कितना हो जाता है? तो प्रिंसिपल 1 + R/100 पावर T। प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा? 800 आ गया है। 1 + R कितना है? 5/100, 2 सालों के लिए लगाएगा। सॉल्व कर लें तो 20 और 1 21/20। तो इसका हो जाएगा 800 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 20 400, 400 दूनी 21 441, 882। तो 882 रुपया जो है वो हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन। यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितनी बार 2 के आने की प्राथमिकता होगी? 2 कितनी बार आएगा? तो देखो, अगर कोई जो डाइस है पासा, उसको अगर हम एक बार फेंक रहे हैं तो क्या क्या आने के चांस है? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 1 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है। यही आएगा। इसमें से 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आने की प्राथमिकता क्या है? तो कुल मिला के 2 एक बार आएगा, और टोटल चांस क्या है? तो टोटल चांस है 6 बार। तो अगर एक बार पासा फेंका जाएगा तो 2 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो 18 बार फेंका गया है तो 18 से गुणा कर दो, तो 74 का 18, तो 3 बार जो है 2 आने के चांसेस हैं। रोहन ने 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी थी, तो बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल को अच्छा, तो एक पेंसिल है तो एक पेंसिल को बेचा है 5 पैसा पे, तो 5 पैसे का 20% निकाल लो ना, 1 पैसा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 5 + 1 6 पैसा में बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 6 पैसा में जो एक पेंसिल को बेचेगा तो उसको 20% का जो है लाभ हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का जो है सेट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अपने अगले सेट में, तब